आज हम मिस्र के पिरामिडों के पीछे की उस कहानी को खंगालने वाले हैं जो सच में बेहद दिलचस्प है। देखिए, ये पिरामिड कोई रातों रात हुआ चमत्कार बिल्कुल नहीं थे। असल में ये सदियों तक चले लगातार प्रयोगों, वास्तुशिल्प के विकास और सच कहूं तो कुछ बहुत ही शानदार विफलताओं का नतीजा थे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही चौंकाने वाले फैक्ट पर गौर करते हैं। क्या आपको पता है कि मिस्र की मशहूर रानी क्लियोपैट्रा असल में पिरामिड बनाने वालों की तुलना में हमारे आधुनिक युग के ज्यादा करीब थीं? जी हाँ, जरा सोचिए, जब क्लियोपैट्रा मिस्र पर राज कर रही थी तब तक गीजा का महान पिरामिड पहले से ही 2500 साल पुराना हो चुका था। है ना बिल्कुल दिमाग घुमा देने वाली बात? तो पिरामिडों के इस भव्य दौर से पहले आखिर क्या था, आइए देखते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ में एक बहुत ही साधारण सी धार्मिक मान्यता थी। मिस्र के लोगों का पक्का विश्वास था कि मृत्यु के बाद के जीवन यानी आफ्टर लाइफ के लिए शरीर का पूरी तरह से सुरक्षित रहना बेहद जरूरी था। इसी के चलते लगभग 3100 ईसा पूर्व में पहले राजवंश के पुजारियों ने ममी बनाने की एक बहुत ही खास प्रक्रिया तैयार की। इसमें सबसे पहले शरीर के अंदरूनी अंगों को सावधानी से निकाल लिया जाता था। फिर शरीर को सुखाने के लिए उसे नेट्रॉन नाम के एक प्राकृतिक नमक में रखा जाता और आखिर में उसे तेल में भीगी हुई लिनन की पट्टियों से कसकर लपेट दिया जाता था। अब शरीर तो सुरक्षित हो गया, लेकिन उसे रखा कहाँ जाए? शुरुआती दौर में शाही परिवार के लोगों और अमीर रईसों को सकारा नाम की जगह पर दफनाया जाता था। इसके लिए वो मस्तबा का इस्तेमाल करते थे। ये मस्तबा असल में धूप में सुखाई गई मिट्टी की ईंटों से बनी ढलान वाली दीवारों और सपाट छत वाली एक इमारत हुआ करती थी। इनमें उस ममी के साथ साथ खाना, फर्नीचर और सोने जैसी कीमती चीजें भी रखी जाती थीं। हालांकि बाद में कब्र लुटेरों से बचने के लिए इन मस्तबाओं को जमीन के नीचे बनाया जाने लगा। इसके बाद आता है वास्तुकला की दुनिया का पहला सबसे बड़ा कदम। 2667 ईसा पूर्व में जब फिरौन जोसर गद्दी पर बैठे तो उन्हें कुछ बहुत ही अलग और भव्य चाहिए था। वो चाहते थे कि उनका मकबरा इतना शानदार हो कि दुनिया देखती रह जाए, ताकि उनकी दौलत और ताकत हमेशा के लिए अमर हो जाए। यही एंट्री होती है उनके शाही वास्तुकार इमहोटेप की, जो एक कमाल के गणितज्ञ भी थे। इमहोटेप ने एक जीनियस आइडिया निकाला। उन्होंने एक के ऊपर एक कुल 6 मस्तबा रख दिए, जिनमें हर ऊपर वाला मस्तबा नीचे वाले से थोड़ा छोटा था, और इस तरह 2648 ईसा पूर्व तक सक्कारा में बनकर तैयार हुई दुनिया की पहली सबसे बड़ी पत्थर की इमारत, जिसे हम आज स्टेप पिरामिड के नाम से जानते हैं। लेकिन असली इंजीनियरिंग की कहानी शुरू होती है फिरौन स्नेफरू के प्रयोगों और गलतियों के साथ। वास्तुकला के इस विकास का सबसे नाटकीय और दिलचस्प हिस्सा फिरौन स्नेफरू के नाम है। 2613 ईसा पूर्व में चौथे राजवंश की शुरुआत करने वाले स्नेफरू ने एक सच्चा और बिल्कुल चिकना पिरामिड बनाने की ठान ली थी, और इसके लिए उन्होंने 3 बड़े प्रयास किए। अपनी जबरदस्त महत्वाकांक्षा के चक्कर में उन्होंने सचमुच पूरे परिदृश्य को परीक्षण और त्रुटि की एक विशाल प्रयोगशाला में बदल कर रख दिया था। उनका सबसे पहला प्रयास मैडम में हुआ, और सच बताऊं तो वो एक बहुत बड़ी विफलता साबित हुआ। बनाने वालों ने क्या किया कि एक 300 फुट ऊंचे स्टेप पिरामिड की सीढ़ियों को बलुआ पत्थर और जिप्सम से भरकर उसे बाहर से चिकना बनाने की कोशिश की, लेकिन ढलान का एंगल इतना ज्यादा तीखा था कि वो पूरी की पूरी बाहरी परत भरभरा कर गिर गई, और वो विशाल ढांचा बस मलबे का एक ढेर बनकर रह गया। इतनी बड़ी विफलता के बाद भी स्नेफरू के वास्तुकारों ने हार नहीं मानी। इस बार उन्होंने दशूर में ठोस पत्थरों के साथ बिल्कुल नीचे से ऊपर की ओर निर्माण शुरू किया। लेकिन यहाँ भी उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने ढलान के लिए 54 डिग्री का एंगल चुना, जो कि बहुत ही खतरनाक और एकदम खड़ी ढलान वाला था। इस पर भी एक बार फिर से पूरी तरह ढह जाने का खतरा मंडराने लगा। अब पूरी तरह से तबाही को रोकने के लिए निर्माताओं को बीच रास्ते में ही अपना प्लान बदलना पड़ा और ढलान को कम करके 43 डिग्री करना पड़ा। इसी जल्दबाजी में किए गए बचाव कार्य की वजह से इतिहास का मशहूर बेंट पिरामिड यानी झुका हुआ पिरामिड वजूद में आया। खैर, अपनी इन गलतियों से सबक लेते हुए उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में बिल्कुल शुरुआत से ही 43 डिग्री का एंगल लागू किया और आखिरकार 341 फुट ऊंचे लाल ग्रेनाइट वाले रेड पिरामिड को सफलतापूर्वक खड़ा कर दिया। और फिर समय आया महान पिरामिड के उस शिखर का जिसका सबको इंतजार था।
2589 ईसा पूर्व में स्नेफरू के निधन के बाद उनके बेटे खुफू ने अपने पिता के इन सारे कड़वे लेकिन कीमती अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। वास्तुकला में एकदम परफेक्शन हासिल करने के लिए खुफू ने गीज़ा का रुख किया। उनका ग्रेट पिरामिड इन सारे प्रयोगों का सबसे शानदार और अंतिम परिणाम है। 481 फीट की ऊंचाई, 52 डिग्री से थोड़ा सा कम का बिल्कुल सटीक ढलान, भारी ग्रेनाइट ब्लॉक और बाहर की तरफ चमकता हुआ सफेद चूना पत्थर। इसके अंदर 3 कक्ष और एक विशाल ग्रैंड गैलरी भी है। आज भी ये दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की संरचना बनी हुई है। खुफू की इस जबरदस्त कामयाबी के बाद तो जैसे पूरे मिस्र में पिरामिड बनाने का एक जुनून छा गया। इसके बाद 100 से भी ज्यादा पिरामिड बनाए गए। अलग अलग शासकों और उनके शाही परिवारों ने अपनी विरासत के लिए इनका निर्माण करवाया। इसी दौरान गीज़ा में खुफू के बेटों खफरा और मेनकौर ने भी पिरामिड बनाए। और हाँ, 2588 से 2532 ईसा पूर्व के बीच चट्टान को तराश कर मशहूर ग्रेट स्फिंक्स का निर्माण भी किया गया। लेकिन हर सुनहरे दौर की तरह इस युग का भी एक अंत होना ही था। जमीन के ऊपर बनाए जाने वाले इन विशाल और आलीशान स्मारकों में एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि जानलेवा खामी छिपी हुई थी। दरअसल फिरौन एमोस प्रथम ने एबिडोस में मिस्र का आखिरी पिरामिड बनवाया था। 130 फुट ऊंचे इस ढांचे की सबसे अजीब बात ये थी कि इसमें दफनाने के लिए कोई वास्तविक कमरा या कक्ष था ही नहीं। 1514 ईसा पूर्व में जब उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद ये पूरा ढांचा किसी आकार के बिना बस मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। लेकिन पिरामिडों का दौर खत्म होने की असली वजह ये कमजोर बनावट नहीं थी। असली वजह थी लूटपाट। जरा सोचिए, ये इतने विशाल स्मारक थे कि मीलों दूर से ही चमकते हुए दिखाई देते थे। ये कब्र लुटेरों के लिए किसी खुले निमंत्रण की तरह थे। एमोस के समय तक लगभग सभी भव्य पिरामिडों में सेंध लग चुकी थी और उन्हें लूटा जा चुका था। इसी वजह से अपने पूर्वजों की कब्रों और उनके खजाने को बचाने के लिए बाद के शासकों ने इन दिखावटी पिरामिडों को बनाना ही छोड़ दिया। इसकी जगह उन्होंने वैली ऑफ द किंग्स की चट्टानी दीवारों के अंदर गहराई में छिपे हुए गुप्त कमरों को अपना लिया। और जाते जाते इतिहास का ये पन्ना हमारे लिए एक बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। जरा इस पर गौर कीजिएगा, अगर इन भव्य पिरामिडों ने सिर्फ लुटेरों को ही आकर्षित किया, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज भी रेत के नीचे कोई अकूत संपत्ति वाला बेहद शानदार शाही मकबरा बिल्कुल सुरक्षित छिपा हो? शायद किसी बहुत ही चतुर शासक ने इन विशाल पिरामिडों के विचार को ही पूरी तरह खारिज कर दिया हो और अपनी संपत्ति को चुपचाप रेगिस्तान की उस गहरी गुप्त रेत में दफन कर दिया हो। इस ज्ञानवर्धक चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।